हाँ जी, बोलो क्या हेलो। डाउट था। जी सर, वो आपसे मैंने पूछा था कि जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन या इस तरीके की दो डिजीजेस होती हैं जिनको हम अभी तक कॉम्प्लेक्स डिजीजेस मानते आ रहे हैं, तो आपने कहा था कि वो कॉम्प्लेक्स डिजीज नहीं होती हैं। पूरा क्वेश्चन बोलो। सब क्वेश्चन यही है कि फिर ऐसी डिजीजेस का हम ऐसी क्रोनिक 2 या 3 डिजीजेस का सो कॉल्ड जिनको हम डिफरेंट 2 या 3 डिजीजेस मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज या हाइपरटेंशन, तो उन क्रोनिक डिजीजेस का फिर हम मैनेज। हेलो। हेलो। जी हाँ सर। जी, दोबारा से बोलो। 1 मिनट होल्ड करना। जी सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन बोलूं सर? हाँ सर क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने अभी केस एनालिसिस और केस ट्रीटमेंट की बात करी थी, तो उसमें जैसे जो मेडिसिनल उस पर है एलोपैथी में, तो जैसे आपने बोला था कि पहले हम उसको फिल्टर करेंगे केस टेकिंग के दौरान। तो हम्म, सर अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको क्रोनिक 2 या 3 सो कॉल्ड जो हम एलोपैथी में बोलते हैं कि उसको डायबिटीज या हाइपरटेंशन इस तरीके की 2-3 बीमारियां हैं, और सर वो अप्रोक्स 10 या 15 ईयर से टोटल एलोपैथी पर है और अब वो होम्योपैथी में स्विच ऑफ करना चाहता है कंप्लीटली, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको क्या सजेशन देंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? देखो एफरिज्म नंबर 91, एफरिज्म नंबर 92 में आपको जो केस टेकिंग में एक डायरेक्शंस बताया गया है, वहाँ पे देखो बहुत अच्छे से हनीमैन ने कहा है कि अगर केस के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, जिसको हम ज़्यादातर क्रोनिसिटी के ऊपर रखते हैं, या पेशेंट के अंदर बिल्कुल अर्जेंसी और इमरजेंसी और सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं है, then we will withdraw the continuation of previous medication and we will select a remedy after discontinuing the continued medicine and removal of its effect, or we will select the remedy if it is available or if it is described by the patient or attendant the condition that was at the beginning of the disease, that is before the use of any type of medications. नंबर 2, प्रैक्टिकली आप जब बात कर रहे हो कि अभी सपोज कर लो कोई पेशेंट डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का या इस तरह की कोई बीमारी से कंटिन्यूड 10 साल से या लॉन्ग टाइम से दवाई ले रहा है, अगर आप ऐसे केसेस में आप उसकी मेडिसिन को ऑल ऑफ ए सडन रोक दोगे, then the patient will go into a severe withdrawal symptom and it will prove or it may be dangerous or life threatening to the patient. ऐसे cases में we cannot stop all the medication that patient is taking, especially in case of thyroid, diabetes, hypertension, or if patient is on any type of steroid like medicine. ऐसे कंडीशन में हमको उसको ट्रीटमेंट अपने होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिसमें आपको एफरिज्म नंबर 92 में जो गाइडलाइंस दिया है कि दोनों ही सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम उसको शुरू करेंगे और धीरे धीरे विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट वी विल डिसकंटिन्यू दोज मेडिसिन, बट वी कैन नॉट स्टॉप द all medicine, especially in those type of long-term use of medicines, because sudden withdrawal will prove very dangerous to the patient. It will produce withdrawal effect and the patient's condition will aggravate immediately. So ऐसे condition में हम दोनों ही medications के साथ शुरू करेंगे and gradually after improvement we will discontinue the medicine. Am I clear?
Yes sir, thank you sir. ठीक है। और तुम्हारा जो पहला सवाल जो पिछली अभी पूछ रहे थे, जिसमें अभी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इज नॉट डायग्नोसिस डिपेंडेंट डिजीज। आपने जो कहा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर या कोई एक भी बीमारी और ले लो, आपने एक नाम दे दिया और फिर कह दिया कि अब इसके साथ में तो कॉम्प्लेक्स डिजीज हो गया, ये 3 डिजीज है। इट इज़ नॉट सो। हमने आपको लास्ट क्लास भी दिया था कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर एग्जांपल फॉर 5-10 years and he has not taken a proper medicine, not taken the proper exercise and very casual in his way of treatment, then gradually after 3 or 4 years he has started loss of vision, he has started complaint in eyes, then again after 5 to 6 years he has started renal complications. After a few years he again have heart complications, and then the patient will come to you, or when at this stage you are seeing the patient is have diabetes, patient is have renal complaint, patient is have eye complaint, patient is have heart complaint. तो अब क्या इस केस में आप एलोपैथिक कॉन्सेप्ट में तो वो 5 डॉक्टर को दिखाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट को अलग दिखाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट को अलग दिखाएगा और वो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अलग दिखाएगा और वहाँ अलग चलेगा, उसके लिए वो 5 डिजीजेस हैं। But what do you think? Actually, there are 5 diseases for you. एक डायबिटीज हुआ था and this diabetes has produces different complication जो अब जाके different system में 5 नाम से वो निकल के आ रहा है। तो in homeopathic concept they are not 5 disease। ये इसलिए समझाने के लिए बोल रहे थे कि homeopathic concept of when we say interaction of disease, जो aphorism number आप 35 से 45 में पढ़ते हो, they have a clear cut। देखो, one sora may develop a symptom in eye. The same sora may reflect some symptoms in the GI system. The same sora may reflect some symptoms in the renal system. If the patient is suffering in 5 systems, that doesn't mean they are suffering or he is suffering from 5 diseases. He is suffering from one cause, that is sora, जिसको हनीमैन ने फिर कहा कि अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, क्रॉनिक डिजीज की बात करें, so according to the name or according to the location we cannot here say that it is a complex disease or it is this type of disease। उसको जस्टिफिकेशन के लिए होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका डायग्नोसिस है कि इट इज अ सोरिक मिक्स्ड विद सिफिलिटिक, सोरिक मिक्स्ड विद साइकोटिक, और 2 different ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम अगर कह देते हैं कि सपोज चिकन पॉक्स हो गया, स्कर्वी चल रहा था, ये अलग अलग चीज़ों का जो इंटरेक्शन है, यहाँ इंटरेक्शन की बात करते हैं। सो इंटरेक्शन में, कॉम्प्लिकेशंस में सिर्फ डायग्नोसिस के बेसिस पे वो करना वो सही नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी impartial way of seeing the disease or patient। If you have study, if you have knowledge that diabetes can produce diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, diabetic cardiomyopathy, then you can understand कि अब ये जो चारों है, ये 4 अलग नहीं है, because they all have diabetic advancement of destruction of your organs। तो आप वहाँ पे कह रहे हो कि these all are due to diabetes। Similarly, if you will study homeopathic philosophy along with the theory of chronic disease, MASM, then you will be able to identify कि अगर 5 organ में 5 different type of symptomatology से patient suffer कर रहा है, but you will be able to identify the thread behind all the 5, that is, it is a sora thread, that it is a psychosis thread, that it is a syphilitic thread। अब जब उस थ्रेड तक आप पहुंचना शुरू कर जाओगे, उस पॉइंट तक पहुंचना शुरू कर जाओगे, देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ अब ये सोरा विद सिफिलिस हो रहा है, सोरा विद साइकोसिस हो रहा है, नाउ यू कैन से इट कि अब कॉम्प्लेक्स डिजीज हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द डिजीज फेनोमेना बिफोर यू क्लेम इट in the form of your complex disease।
सिर्फ सिस्टम अलग है, So, sir, इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर आप इसको डायग्नोसिस करोगे तो ये सही नहीं होगा। so sir, can we say कि होम्योपैथी में मिक्स्ड मायस्मेटिक डिजीज को ही हम कॉम्प्लेक्स या डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलेंगे? अगर आपने उस पार्ट को पढ़ा है तो आप क्लियर कट कर देखोगे मिक्स्ड मायस्मेटिक डिजीज, या आप वहां पे एक ओरिजिनल डिजीज अलोंग विद अदर आइट्रोजेनिक डिजीज, एक बीमारी Yes, है sir. और उसमें आप पिछले 5 साल से एक एलोपैथिक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खिला रहे हो, तो वो हाइड्रोजेनेसिस भी तो हार्म कर रहा है ना अंदर में, तो वहां भी जाके वो कॉम्प्लेक्स Yes, डिजीज sir. बनाएगा। और वहां भी वो एक की वजह से नहीं है। तो आप अगर वो पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स डिजीज, तो वहां पे हनीमैन ने जो सेफरिज्म में दिया है लास्ट पार्ट ऑफ दिस, व्हाट हैपेंड व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मिक्स टुगेदर, तो दो चीजें हैं। वन Yes, sir. is जी. interaction between two natural diseases and another is interaction for natural disease with artificial। artificial का मतलब है prolonged non homeopathic use of medicine, जिसको हम आइट्रोजेनिसिटी कहते हैं, और इस दोनों का एक prolonged use complex disease के फॉर्म में डेवलप होगा। अब जिसको लिए हम कह रहे हैं ना कि Okay, आप sir. सपोज कर लो किसी को बहुत क्रोनिक माइग्रेन का कंप्लेन है, एंड he or she is having a habitual of taking combiflame or excessive like painkillers for 10 or 15 years। 15 साल के बाद अब वो पेशेंट आई आपके पास with just 20% GRF, symptoms of renal failure। अब वो माइग्रेन था, पेन किलर खा रही थी, रीनल फेल्योर वहां का डिजीज नहीं था। रीनल फेल्योर इज द डिजीज ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ योर मेडिसिन। अब वहां पे वो कॉम्प्लेक्स डिजीज लेके आ रहा है अब आपके फॉर्म में, दो अलग अलग कंडीशंस पे। और इस तरह से बहुत सारे केसेस में आज आप देखो लीवर डिजीज, रीनल डिजीज, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमारा आइट्रोजेनिसिटी आता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ crude substance in the name of your medicine or immune booster or anything else। इन सब को भी बगैर इसका इम्पोर्टेंस, बगैर इसका इफेक्ट्स जाने हुए बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारा सब्सटेंस इन द नेम ऑफ नेचर की नेचुरल है, इसमें से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका नुकसान नहीं होता। दैट एवरीथिंग मस्ट बी इन ए प्रॉपर डोज। अगर डोज सही नहीं है तो हर चीज नुकसानदेह है। और इसको अगर समझना हो तो हनीमैन का एक और बहुत पुराना आर्टिकल है 1806 का लिखा हुआ, व्हाट आर पॉइजन व्हाट आर मेडिसिन, करके पढ़ लेना एक बार तो और समझ में आएगा। व्हाट आर पॉइजन व्हाट आर मेडिसिन। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेडिसिन एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पॉइजन। इट इज द डोज, how much and how we are taking, that differentiate it between medicine and the disease। पोटेशियम साइनाइड Okay, sir. कितना इंपॉर्टेंट पॉइजन है, लेकिन काली साइनेटम हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं ना। और सिंपल सा आप रोटी ले लो, ओवरडोज खाओ, देखो आपको उसका इंडाइजेशन होता है कि नहीं। आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, आपको हम 20 रोटी खिला दें, फिर क्या होगा? अब बोलोगे रोटी क्या है, ड्रग है कि मेडिसिन है, क्या है? So everything in the substance has both the quality, being a medicine or being a poison। You have to differentiate it with the proper understanding of the concept of dose। Am I right? Right, sir. और कुछ नहीं? No, sir. चलो Thank you. तो पिछला शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन आएगा तो और बेटर होगा। सो हम लोग यहाँ पे थे लास्ट क्लास में, आई थिंक till aphorism Yes, number sir. 205. 205 we have studied, and so you can have a screenshot of this। This is 205 breakup। This is breakup Yes, of sir. 205, not footnote। ठीक है, यहाँ पे footnote लिखा है, इसको हटा देना।
So actually 205 में क्या था, जो once again I would like to say aphorism हमने पढ़ लिया है, and this 205 is nothing but a warning during the treatment of chronic disease. और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था advice before the treatment of chronic disease, and warning during the treatment of chronic disease is that, इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय देखोगे तो निकल के आएगा, वी और एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन नेवर ट्रीट chronic miasm, never treat chronic miasm, but for what? By local remedies. इसको इससे मैच करना, ठीक है? We, the homeopathic physician, never treat chronic miasm by local remedies, by local means. Either चाहे वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में हो miasm या सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है? This is the first message. Being a homeopathic physician, treatment of chronic disease is not permitted by local medicines, by local means, either in the case of primary symptoms or in the case of secondary symptoms. Second message क्या कर रहा है? As it is pursued by old school, because old other than homeopathy, जो allopathic concept में इसका ऐसा ही treatment होता था. As it is pursued, but that means they are treating it by local medicine. Then Hahnemann says, with a type of sadness, alas, the homeopathic physician generally find that primary symptoms are already being destroyed by them. That means most of the time when we are having patients, most of the time, they have taken something either on their own or with the help of their physician, and by this means they have destroyed the primary manifestation. इस चीज को ये इस अफसोस के साथ इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज हमने अभी पिछले एफरिज्म में भी आपको बताया था कि till the miasm is in its primary stage, till the miasm is with only primary manifestation, it is very easier to eradicate the whole disease process. It is less difficult to treat and complete the cure. But once this primary manifestation is destroyed, once this primary manifestation is suppressed, once this primary manifestation is removed by any non-homeopathic means, then the disease, again, the miasmatic force goes inside and it covers the whole into a secondary stage, and then secondary manifestation is very difficult to treat. The secondary manifestation is having innumerous development of varieties of symptoms. Primary manifestation में symptoms fixed था, secondary manifestation में innumerous variety. अब वहाँ पे fixity नहीं है, वहाँ पे फिर symptoms का variation है according to the constitution, according to the accessory circumstances, according to the lifestyle, and etc. etc. And so there are development of innumerous forms of so-called disease, so-called nosological diagnosis of disease. Cause एक है, अब नाम अलग अलग निकल के आने लगेगा, और that changeability, that variety, that advancement make this process difficult to cure. And that's why he is saying that mostly we the homeopath are getting patients with destruction of the primary manifestation either by their own self or by their physician. And so when it is being destroyed, he means the homeopathic physician has now to do more with the secondary manifestation or secondary symptoms. और इस चीज को ट्रीट करने के लिए हनीमैन ने यहाँ पे एडवाइस दिया है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच आई मस्ट रेफर माई वर्क ऑन chronic disease. And the treatment of this innumerous variety of this monstrous disease that is we know in the name of chronic miasmatic condition, Hahnemann has given a specialized form of treatment, a specialized direction, and that is a very important, not only a specialized direction, but also a specialized group of medicine for the treatment of chronic remedies, for the treatment of chronic diseases. And so he advised, if
At this stage, he referred the physicians to study his work, to know the nature of chronic disease and to know the management of chronic disease and to know the treatment of chronic disease. All are given in his book Theory of Chronic Diseases. सर हाँ, आपने उस दिन कहा था प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं उसमें लोकल रेमेडीज एक लोकल एप्लीकेशन की बात होती है। आपने उस दिन एग्जांपल कोट किया था जैसे कि हेडेक, माइग्रेन, एपिलेप्सी वगैरह वगैरह। इनको हम कैसे समझेंगे कि इनके प्राइमरी सिम्टम डैमेज कर दिए गए हैं? हमें क्या ऐसा समझना पड़ेगा जिससे हम समझें कि प्राइमरी सिम्टम डैमेज हुआ है? सबसे पहले हमको हिस्ट्री जाना पड़ेगा। एफरिज्म नंबर 5 में जो कहता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट टू नो वेदर इट इज advancement of the SORA, it is advancement of syphilis, it is advancement of psychosis, or it is advancement of complication of any 2 or any 3 or all the 3. उस रूट के एडवांसमेंट से हमको ये पता चलेगा कि अभी ये जो पेशेंट है इसके अंदर वेदर ये जो आपने जो भी नाम लिया माइग्रेन और एक्सेट्रा कि ये मैजमेटिक डिजीज है या ये कोई ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से हो रहा है या उसके लाइफ स्टाइल के डिस्टर्बेंस या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो रहा है। उस रूट को जानने के बाद अगर वो मैजमेटिक फॉर्म में आएगा तो हमको पता है कि इस मैजम का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या है, जिसको हनीमैन ने क्लियर कट कह दिया कि सोरा में ये, साइकोसिस में ये, सिफिलिस में ये। और उस हिस्ट्री से ही आपको पता चलेगा कि आपने इसके बाद या उसमें आपको नहीं हुआ, आपके पेरेंट्स से या जेनेटिक फॉर्म में चला रहा है, तो वो क्लियर कट अपने आप के फॉर्म में आ जाएगा। या तो हमारे अंदर हुआ तो हमने इसके लिए क्या किया, उसका फेट जो हम पास्ट हिस्ट्री में पास्ट डिजीजेस के लिए पूछते हैं, तो वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये था या ऐसा हुआ और हमने ये ट्रीट किया, प्राइमरी सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हुआ। या अगर वो एक जेनेटिक फॉर्म में हमारे हेरिडिटरी में चला रहा है तो अपने आप में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन पहले ही उसका खो चुका है, अब वो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में आ रहा है। और प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज तो हनीमैन ने सिम्टम्स क्लियर कट कह दिया है, वहां तो आप सिम्टम्स देख के ही डायग्नोज कर लोगे कि ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद जो आप माइग्रेन XYZ जो भी दे रही है, नोसोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, दे ऑल आर नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। एफोरिज्म नंबर 80 में देखो हनीमैन ने इतना सारा एग्जांपल दिया है, वो क्या है, वो ऑल आर सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन तो सिम्टम अपने आप दिख जाएगा, वो तो अपने आप एक आई कार्ड लेके आ रहा है, बिकॉज सिम्टम फिक्स है। वो अपने आप में आई कार्ड लेके आ रहा है कि हम प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, हम ये सोरा, हम साइकोसिस, सिफिलिस। डिफिकल्टी तो तब होती है जब वो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में होता है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा मैजम है, ये कौन सा क्या है, ये कौन सा रूट है। बिकॉज सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन इज नॉट कमिंग टू यू विथ प्रॉपर आई कार्ड, हियर यू हैव टू इन्वेस्टिगेट to know their origin. Am I clear to you? सर लोकल शब्द और समझा दीजिए, लोकल के क्या क्या मायने हैं? मतलब एक तो लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन की बात हो गई, दूसरा लोकल का मतलब ये भी है जो SOS बेसिस पे एलोपैथ्स खिलाते रहते हैं, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो, इस टाइप से। उसको एलोपैथ में कहते हैं सिम्टोमेटिक। यहाँ देखो हनीमैन का होम्योपैथिक कंसेप्ट जो लोकल का है, उसको जब आप एफोरिज्म नंबर 184-85 पढ़ोगे, 185 पे स्पेशली, तो हनीमैन ने सबसे पहले ही वर्ड यूज किया है द सो कॉल्ड लोकल। सो कॉल्ड लोकल कहने का मतलब ये हो जाता है क्लियर, अगर आप जिसने भी ये वन साइडेड डिजीज पढ़ रखा है पार्ट, तो अभी उसको हम नहीं पढ़ाने जा रहे। सो कॉल्ड कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले यहाँ पे डिनायल है इस वर्ड के एग्जिस्टेंस का इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, जिसको हनीमैन डिनाई करता है। दैट मीन्स सो कॉल्ड लोकल, दैट मीन्स देयर इज नथिंग लोकल, ऐसा कहते हैं लोग। और सो कॉल्ड लोकल हनीमैन ने वहां पे इसलिए कहा है कि हनीमैन के अकॉर्डिंग नो डिजीज, नो नेचुरल डिजीज कैन अकर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी without the consent of, without the disturbance of vital force. कोई चीज अगर एक हाथ पे, एक आपके रिंग फिंगर पे एक वाट अगर आ गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो रिंग फिंगर का इफेक्ट है। एलोपैथ्स
उसको समझते हैं कि ये रिंग फिंगर के ऊपर सिर्फ उस पार्ट का इफेक्ट है और इसीलिए उसको वो लोकल नाम देते हैं। बट हमारे यहाँ उसका लोकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज वी कंसीडर कि ये हमारे वाइटल फोर्स का एक डिस्टरबेंस है जो उस अंग पे, उस पर्टिकुलर पार्ट पे वहां पे जाकर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी चीज को साबित करने के लिए हनीमैन ने कहा था कि ये को प्रूव भी किया जा सकता है कि अगर आप इंटरनल मेडिसिन टंग पे खिलाओ और अगर वो मेडिसिन सुइटेबल है तो वो जो उंगली पे वाट है वो चला जाएगा। तो हमने उंगली के ऊपर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, फिंगर्स के ऊपर कुछ नहीं एक्सटर्नल लगाया, टंग पे मेडिसिन दिया, सुइटेबल मेडिसिन हुआ, वो वहां चला गया। सो दिस इज अगेन रीप्रूफिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि वाइटल फोर्स को हमने जब ट्यून किया, वाइटल फोर्स को जब हमने सही रिदम में लाया, अब वो कॉम्प्लिकेशंस चला गया। इसका मतलब यह है कि वो वाइटल फोर्स के डिस्टरबेंस का एक मैनिफेस्टेशन था। और लोकल ट्रीटमेंट हनीमैन कहने का मतलब यहाँ पे वही होता है कि आइदर यू आर अप्लाइंग डायनामाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन और anything in the form of medicine on the affected part, that is called local. उस affected part पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो either potentized medicine or any medicinal substance, any crude substance or anything else, that is called local application. चाहे वो cauterize करना हुआ, चाहे वो बहुत सारे धागा बांध के उसको काटना हुआ, चाहे उसके ऊपर वहीं पे पोटेंटाइज सल्फर और XYZ लगाना हुआ. So anything that you apply on the affected part, that is called local treatment, local remedy. Anything else? Yes, sir. Nothing. Hello. Sir, clear. क्लियर है? तो अब अगला लेक्चर एफोरिज्म नंबर 206 के लिए है, बट आई थिंक वी हैव ओनली 3 minutes, so it will not be justification for this aphorism. तो इसको फिर हम लोग बाद में करेंगे, कल करते हैं. अभी जब तक 3 मिनट बैठा है, we can have some more discussion if you have any doubt. सर फिर ये बताइए कि हम लोग क्रॉनिक डिजीज में किस सेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़े, किस कहाँ जा करके इसको थोड़ा डिटेल में देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी? अभी इस जो सेक्शन 9 खत्म होगा ना, 209, तो हम अभी Yes, sir. इसी क्लास में इस एफोरिज्म 209 के बाद एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोनिक डिजीज पढ़ा रहे हैं. वहाँ आपको मायज़म का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका ट्रीटमेंट और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन और उसका एक शॉर्ट सिम्टोमेटोलॉजी, वो एक चीस्ट में कैप्सुलेटेड फॉर्म में क्रोनिक डिजीज को बता रहे हैं आप. जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days, आई विल गिव यू. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ? हाजी हिबा. हेलो जी सर. हाँ, तो अभी इस क्लास के कंटिन्यूएशन में ना, इसी के साथ हम आपको मैज़म का भी पार्ट कवर कर देंगे, ठीक है? सो ट्राई टू जी सर. बी रेगुलर इन दिस यस क्लासेस. सर. चलो, और कुछ sir, पूछना sure. है आप में से किसी को? नो क्वेश्चन? सर आगे पूछ लेंगे, अभी टाइम भी ओवर होने वाला है. चलो ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखो, बिकॉज इस पार्ट में अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो इसका दो ही मतलब है, या तो आप लोग बहुत पंडित हो, नॉलेजेबल हो, या आप बिल्कुल भी इसको सुन नहीं रहे हो. तो तभी ये डाउट आएगा नहीं आप में से, क्योंकि जो तीसरा पार्ट है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इतना हम नहीं क्लेम कर सकते. चलो, थैंक यू वेरी मच. ओके सर, थैंक यू.